दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज एक यूपीएससी का बहुत इसेंशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स में ये टॉपिक आया है। बहुत अच्छा टॉपिक है और आए दिन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, आपके मेंस में और इंटरव्यू में तो बहुत लाजमी है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का टॉपिक है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता चलूं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ाया जाए। बहुत दिलचस्प बात है और जरूर आप लोगों ने इस चीज को भी फील किया होगा अपने ग्रेजुएशन के पीरियड में कि बहुत ऐसे लोग जो आपके साथ स्कूलिंग किए थे, वो आपके साथ आपसे अच्छे थे पढ़ने में, आपके बराबर थे, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से हो सकता है कि उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिली हो जो आपको मिली है। इस वजह से वो आपके साथ आज के डेट में नहीं आए या आपके साथ ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। तो उसी पे आज का आर्टिकल बिल्कुल आधारित है दोस्तों कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ाया जाए। एक बहुत अच्छा डेटा है दोस्तों, उस डेटा को रिलीज करता है AISHE, मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन ये कहता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन ये कहता है दोस्तों कि इस बार एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज ये है कि 26.1% हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था HEI, मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो बढ़ के 27.1 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 26.1% था, वो इंक्रीज होके 26.3% था, सॉरी माफ कीजिएगा, 26.3% था, वो इंक्रीज होके 27.1% हो गया है। यदि इसको नंबर के हिसाब से समझे दोस्तों तो 37.4 मिलियन पहले लोग इनरोल थे। इस साल का जो डेटा है 2019-20 का, वो 38.5 मिलियन हो चुका है। अच्छी खबर है, लेकिन इसका एक डार्क साइड ये भी है दोस्तों कि 72.9% अभी भी लोग जो हैं वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में नहीं इनरोल हैं। मतलब 18 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स के जो बच्चे हैं जिनको हायर एजुकेशन में होना चाहिए, उसमें 72.9% नहीं है। हम तो इस बात पे ताली बजा रहे हैं कि 26.3 से हम 27.1 पे पहुंचे, लेकिन 72.9% जो बच्चे हैं अभी भी, जो 18 से लेकर 23 इयर्स के एज में हैं, वो अभी भी हायर एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। और एक और बात मैं बताते चलूं दोस्तों आपको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था, उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2035 आते आते 2035 आते आते ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% करना है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो हमारा पर ईयर जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होगा वो 3.53 से इंक्रीज करेगा। इसको मैं फिर से रिपीट करता चलूं दोस्तों कि हम यदि उस 2035 के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो, तो हर साल हमें 3.53% के हिसाब से बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इस रेट से हमको इंक्रीज करना पड़ेगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। लेकिन एक और अच्छी खबर मैं आपको बताते चलूं कि 2011-12 से लेकर 2019-20, मतलब 2011-12 से लेकर 2019-20 का एक डेटा ये कह रहा है कि हमारा ऑलरेडी 3.58% की रेट से हम बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो डिमांड है वो 3.53 है, लेकिन यदि हम 2011-12 से लेकर 2019-20 का डेटा देखें तो हम 3.58 के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है और इस तरीके से हमें लगता है कि हम इस टारगेट को जो हमने 2035 तक अचीव करने की बात कही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, वो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें मल्टी प्रोंग्ड और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। मल्टी प्रोंग्ड मतलब इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट। बहुत सारे पार्ट्स में हमको डिवाइड करके डिवीजन ऑफ लेबर को इंक्लूड करते हुए सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। और मल्टी लेयर्ड भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड एक टर्म है कि बहुत सारे सेगमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन इसके लिए दोस्तों राइटर एक बहुत दिलचस्प चीज बताते हैं। राइटर ये कहते हैं कि देखो, इंडिया की ज्योग्राफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक कंपेयर किया है उन्होंने इंडिया से बाकी जो डेवलप्ड नेशन है एजुकेशनल सिस्टम को लेके, स्पेसिफिकली हायर एजुकेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों।
यदि आप चाइना का एग्जाम्पल लें, यदि आप यूएसए का एग्जाम्पल लें, यदि आप यूरोप का एग्जाम्पल लें, तो ये तीनों कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, एजुकेशनली बहुत डेवलप्ड हैं और बहुत सारे लोग हमारे इंडिया से वहां पे माइग्रेट होके जाते हैं स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए। एजुकेशनल टूरिज्म एक बन चुका है जहां पे वो हायर एजुकेशन के लिए जो भी फाइनेंशियली स्टेबल लोग होते हैं इंडिया में, वो चले जाते हैं चाइना, वो चले जाते हैं यूएसए, वो चले जाते हैं यूरोपियन कंट्री में। तो वहां पे क्या है, वहां पे एक ही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब कि एक कॉलेज में या एक यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज हैं कि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ इससे थोड़ा उल्टा निजाम है। मैं आपको याद दिलाता चलूं दोस्तों कि राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी कमीशन 1949 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसके साथ साथ कोठारी कमीशन की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो 1964 से 66 में बनाया गया था। इन दोनों कमीशन को, राधा कृष्णन यूनिवर्सिटी कमीशन और कोठारी कमीशन, इन दोनों का रिकमेंडेशन ये था कि इंडिया में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, लेकिन छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं। इससे इधर मैंने बताया कि चाइना, यूरोप और यूएसए, इसमें इंस्टीट्यूट्स बड़े होते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे एकोमोडेट होते हैं, और इसका क्या बेनिफिट है वो अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले स्टैटिस्टिक्स पे नजर डाल लें तो 51649, जी हाँ दोस्तों, 51,649 इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 35.7 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। वहीं पे चाइना की बात करें तो 2596 वनली इंस्टीट्यूशन है जिसमें 41.8 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। आप डेटा को कंपेयर कर लीजिएगा कि कहां 51649 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कहां 2596, और बच्चों का रेशियो आप देखें तो हमारे पास है 35.7 मिलियन, इनके पास है 41.8 मिलियन। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जितना बड़ा कॉलेज होगा, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जितना बड़ा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इनरोल करेंगे, उतना ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही इजी होता है, पैसे उतने कम लगते हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक हम प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और उसी डाइवर्सिटी में एक जबरदस्त यूनिटी आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज में लैग कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको मर्ज करके या एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, तब हो सकता है कि हम चाइना को कम्पीट कर सकते हैं, तब हो सकता है कि हम यूएसए को कम्पीट कर सकते हैं, तब हो सकता है कि एजुकेशन में हम यूरोपियन कंट्रीज को भी कम्पीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्वयं पोर्टल के थ्रू, उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। उस कोर्स को 10% के आसपास लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, 10% और 11% के आसपास डेटा है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में दोस्तों, कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत खस्ता हालत है। मैं अभी आपको एक डेटा बता दूं कि बहुत सारे लोग जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी के थे, इस लॉकडाउन में उनका एजुकेशन खत्म हो गया। चाइल्ड मैरिज, जो लड़कियां थी उनकी जल्दी शादी हो गई, बच्चे जो थे वो चाइल्ड लेबर में आ गए स्कूल, क्योंकि या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, और यदि किसी तरीके से उन्होंने स्मार्टफोन ले भी लिया, बहुत सारे दर्दनाक न्यूज भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सोर्स ऑफ इनकम उनकी सिर्फ भैंस थी, उस भैंस को बेच के उन्होंने स्मार्टफोन लिया था अपने बच्चे के लिए। तो बहुत लोग स्मार्टफोन ले भी लिए हैं, तो भी नेटवर्क इतना ज्यादा वीक होता है हर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो या तो स्मार्टफोन नहीं था, इस वजह से उनका एजुकेशन डिप्राइव हो गया, और स्मार्टफोन किसी तरीके से उन्होंने अरेंज कर भी लिया तो वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऑनलाइन से अपनी डिग्री ले सकें, ऑनलाइन से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इंडिया को इस चीज में जो डिजिटल गैप है, जो डिजिटल डिफिसिट है, जो कहते हैं कि देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन भारत एंड इंडिया, मेट्रोपॉलिटन सिटी में और एक रूरल सोसाइटी में, एक अंडर डेवलप्ड विलेज में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन एक्चुअली उस बाप के दो बेटे की तरह है कि एक बेटा आईएएस ऑफिसर हो गया, एक बेटा चोर हो गया। कहने का मतलब कि देयर इज अ वाइड डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट बिटवीन द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन इन इंडिया। तो कहने का मतलब कि विलेज सोसाइटी को भी हमें बहुत ज्यादा डिजिटली लिटरेट करना पड़ेगा, और जो डिजिटल डिफिसिट है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिना स्टैब्लिश किए हुए हम इस डिजिटल लिटरेसी को तो नहीं प्रमोट कर सकते हैं। कम से कम जो डिजिटली हम एजुकेशन दे रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जहां तक सजेस्टिव मेजर्स की बात है दोस्तों, तो राइटर कुछ बड़े दिलचस्प सजेस्टिव मेजर्स देते हैं जो काफी रिलेवेंट हैं। पहला उनका सजेस्टिव मेजर है कि क्वालिटी टीचिंग को प्रमोट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्वालिटी टीचिंग का बहुत ज्यादा कमी है। मतलब क्वालिटी टीचिंग का मतलब ये होता है कि टीचर को इस तरीके से क्लास में एक्सप्लेन करना चाहिए थ्रू द वेरियस पेडागोजिकल अप्रोच कि जो सबसे वीक बच्चा है और जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, दोनों को चीजें इक्वल तरीके से समझ में आए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, दो चार जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं उनको आ जाता है, और जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा कम दिमाग लगा पाते हैं उनको चीजें नहीं समझ में आती है। तो एक अच्छे टीचर को तभी अच्छा टीचर समझा जाता है जब उसकी टीचिंग को सारे बच्चे समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें। तो इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। बहुत कम लोग हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से समझाते हैं बच्चों को और सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये पहली चीज हो गई। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि फैकल्टी की बहुत शॉर्टेज है। 3.3 मिलियन, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 3.3 मिलियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी की कमी है, और इसको बहुत ज्यादा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस चीज को फिल कर लें तो हो सकता है कि हम एक ह्यूमन पोटेंशियल क्रिएट कर सकेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ एक और डेटा राइटर लिखते हैं कि 1:28 का टीचर स्टूडेंट रेशियो है। मतलब 28 बच्चों पे एक टीचर अभी हैं, जबकि होना चाहिए 1:15। 15 बच्चों पे एक फैकल्टी होनी चाहिए। तो इस गैप को बहुत जल्दी से जल्दी हमें ब्रिज करने की आवश्यकता है, तभी जाके हम एक इफेक्टिव टीचिंग और इफेक्टिव ह्यूमन पोटेंशियल अपनी यूनिवर्सिटी से क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों नाक के बारे में बताया गया है। नाक का फुल फॉर्म होता है, नाक का फुल फॉर्म बताते चलो, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। नाक को ये करना चाहिए कि अपने कंटेंट को, अपने कोर्सेज को और अपने प्रोग्राम को और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए कुछ इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और सजेस्टिव मेजर बहुत बेसिक सा है दोस्तों कि ब्रिलियंट माइंड जो होता है ना, उसको टीचिंग में बुलाना चाहिए। मतलब अभी आप देखिए कि टीचर कौन बनना चाहता है। किसी बच्चे से आप पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर ही बोलेगा या साइंटिस्ट बोलेगा। थोड़ा 9th-10th में तो शायद IAS ऑफिसर बोल दे, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। उस बच्चे की गलती नहीं है दोस्तों, ये हमारे सोशलाइजेशन की गलती है। हमने उसको उस तरीके से सोशलाइज किया कि टीचर नहीं बनेगा, वो प्रोफेसर नहीं बनेगा, वो बच्चा बनेगा डॉक्टर, बनेगा इंजीनियर, बनेगा IAS ऑफिसर। तो जब तक बेस्ट टैलेंट टीचिंग में नहीं आएगा तब तक बेस्ट माइंड कैसे वो बना पाएगा, किसी बच्चे को कैसे बहुत ज्यादा ग्रूम कर पाएगा। चाणक्य जब थे तभी चंद्रगुप्त मौर्य बन पाए और भारत का सिकंदर उनको कहा जाता है। इसी तरीके से मैं टीचर हूं और मैं अपने क्लास में अक्सर एग्जाम्पल देता हूं कि यदि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे बने तो मुझे बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि यदि हम बहुत अच्छा बनेंगे तभी हमारे बच्चे अच्छे बन पाएंगे। यदि हम अच्छा नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छा नहीं बनेंगे। टीचर यदि बहुत सीरियसली पढ़ाता है, बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली ध्यान देते हैं। न्यूटन का तीसरा लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट कि बेस्ट टैलेंट, बेस्ट माइंड को हमें टीचिंग में अट्रैक्ट करने की जरूरत है, टीचिंग में लाने की जरूरत है, तभी जाके वो बेस्ट माइंड और बेस्ट टैलेंट बना सकेगा। आप फिनलैंड का एग्जांपल ले लीजिए, साउथ कोरिया का एग्जांपल ले लीजिए। वहां पे टीचिंग को एक बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इंडिया में नहीं माना जाता। इंडिया में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, इन सबको नोबल प्रोफेशन माना जाता है, टीचिंग को नहीं माना जाता है। तो इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। इस कल्चर को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक इस तरीके की समस्याएं आती रहेंगी। लास्ट में दोस्तों ये कहा गया है कि कोर्स इस तरीके से बताया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर इंक्रीज किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट लग सके। देखा जाता है दोस्तों कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनमें टेक्निकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल दोनों का अभाव होता है, और यही रीजन है जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं लग पाती है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी इमीडिएटली। आप देखिए IIT और एक प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। IIT वालों को जॉब जनरली लग जाती है, प्राइवेट वालों को थोड़ा मुश्किल होता है, कुछ लगता है उनका भी, लेकिन कुछ दिन में लगता है। तो IIT में वो चीजें भी बहुत अच्छे से सिखाई जाती है जिसको मार्केट में जरूरत है, लेकिन बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं छोटे छोटे, उसमें ये सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी जाती है। तो कहने का मतलब कि जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपका टेक्निकल स्किल नहीं स्ट्रांग होगा, तब तक शायद आपको अच्छी जॉब
नहीं लग पाएगी। तो हमको इस पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और इसके लिए किसी कंपनी के साथ टाई अप कर ले कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होगा, किसी एम्प्लॉयर के साथ टाई अप कर ले कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो इंटर्नशिप करने के लिए वो कंपनी बुला ले, या कोई इस तरीके का कोई एग्रीमेंट कर ले कि इंटर्नशिप 3 साल के डिग्री कोर्स में 6 मंथ या 3 मंथ्स उनको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये चीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सजेस्ट भी की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सजेस्ट किया गया है कि 3 साल के कोर्स में 6 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा उनको, मैंडेटरी है। तो यदि मान लीजिए किसी कंपनी से यदि कोई यूनिवर्सिटी टाई अप कर लेती है तो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजेगी, तो इससे क्या होगा, बच्चों में एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा लगेगा, वहां से वो सीख के आएंगे, और हो सकता है कि वो एक ह्यूमन पोटेंशियल हो जाए तो कंपनी उनको रख ले उनके कोर्स के बाद। तो कंपनी को भी फायदा होगा कि उसको एक टेक्निकली साउंड बंदा मिल गया, और यूनिवर्सिटी को भी फायदा होगा कि उसने ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन पोटेंशियल दिए हैं। तो दोस्तों यही सब मोटे तौर पे कुछ सजेस्टिव अप्रोच हैं, सजेस्टिव मेजर्स हैं जिसको हमको ठीक करना पड़ेगा। डिजिटल डिवाइड को भी ठीक करना पड़ेगा, और हम एक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जिसकी बात कर रहे हैं 2035 तक किसी भी हालत में 50% हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा हो जाएगा यदि इन सब मेजर्स को हमने अपने दिमाग में रखा और उस तरीके से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपने पूरे आर्टिकल में क्या सीखा और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल सिस्टम में और ज्यादा क्या रिफॉर्म की जरूरत है। थैंक यू सो मच।